कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 2 बहुपद की शुरुआत करेंगे। बहुपद के बारे में क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद जो होता है वो चर और अचर से मिलकर बना हुआ बीजगणितीय व्यंजन होता है, जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। इसके साथ ही हमने बहुपद के प्रकार के अंतर्गत एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद के बारे में भी हमने पढ़ा था। यानी एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, यानी वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब हम घात बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो बहुपद की घात चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। आइए इसको लिख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन के रूप में। ऑब्जेक्टिव के में भी ये बहुपद की घात जो पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। तो इस प्रकार चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को हम लिख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार आता है उसका नियत बहुपद। सबसे पहला प्रकार क्या आता है इसका, नियत बहुपद। हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार लिख रहे हैं, तो नियत बहुपद। पद के आधार पर बहुपद का जो प्रकार थे हमने क्लास 9th में पढ़े थे, जो भी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये पद के आधार पर है बहुपद के प्रकार। अब हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आता है पहला नियत बहुपद। नियत बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या कहलाता है, नियत बहुपद कहलाता है। तो नियत बहुपद की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार नियत बहुपद की डेफिनेशन हो गई, वह बहुपद जिसकी घात शून्य है तो उसे नियत बहुपद कहते हैं। यानी कि उस बहुपद में चर नहीं होता है, केवल अचर संख्या होती है। यहाँ पे जैसे उदाहरण के रूप में के यहाँ पे कोई भी संख्या को डिनोट कर रहा है ना, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, जैसे 3 है, 2 है, 3 2, ये स्पेशल क्या है, इसको भी हम बहुपद तो कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स वगैरह या चर वगैरह नहीं आ रहा है। चर नहीं आ रहा तो चर जब नहीं आता तो उसकी घात क्या होती है, बहुपद की घात शून्य होती है। तो इस प्रकार इस बहुपद को क्या बोलेंगे हम, नियत बहुपद बोलेंगे। दूसरा आता है रेखिक बहुपद। यानी 9th में भी आपने पढ़ा होगा रेखिक बहुपद, यानी जिस बहुपद की घात क्या हो, एक हो, उसे रेखिक बहुपद बोला जाता है। रेखिक बहुपद यानी जिस बहुपद की घात क्या हो, एक हो, यानी चर की अधिकतम घात उसमें क्या होती है, एक होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, रेखिक बहुपद बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। तो इस प्रकार रेखिक बहुपद यानी वह बहुपद जिसकी घात एक है तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद का उदाहरण जैसे ax प्लस बी, ये रेखिक बहुपद का रूप है ax प्लस बी। यहाँ पर a का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता a का मान 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो a का मान 0 हो जाएगा, तो x नहीं रहेगा, और x नहीं रहेगा तो b ओनली b रहेगा। b के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या होगी तो वो क्या बन जाएगा, नियत बहुपद बन जाएगा। इसलिए रेखिक बहुपद अगर वो है तो उसकी घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो उसे रेखिक बहुपद करने यानी उसमें x आना चाहिए। तो जैसे ax प्लस बी, यहाँ पे a का मान 0 नहीं हो सकता और a और b की क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रकार हो जाता है रेखिक बहुपद घात के आधार पर। तीसरा प्रकार होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी वह बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो, 2 हो, द्विघात बहुपद कहते हैं उसको। यानी वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2 हो, उसकी द्विघात बहुपद बोलेंगे। अधिकतम घात उसमें चर की कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद की डेफिनेशन है, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, जहां a का मान 0 नहीं हो सकता है। a का मान 0 हो जाएगा तो ये x स्क्वायर वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, bx प्लस c बचेगा, और x बचा तो x की अधिकतम घात फिर क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो वो रेखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे a का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। चौथा प्रकार होता है त्रिघात बहुपद, यानी वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इस प्रकार वह बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d, जहां a का मान 0 नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी, 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और त्रिघात बहुपद का जो गुणांक है a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा पद हट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, तो फिर x की घात 2 बचेगी अधिकतम घात, द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होता है, और a b c d इनके गुणांक जो है ये क्या है, वास्तविक संख्याएं है। इस प्रकार चौथा प्रकार होता है त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार आगे अगर 4 घात है अधिकतम तो उसको क्या बोलेंगे हम, चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी घात। ठीक है, तो फिलहाल आपके जो 3 प्रकार या 4 प्रकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव आते ही है एग्जाम में। तो इन चारों प्रकारों को आपको अच्छे से याद रखना है कि बहुपद की घात अगर 1 है तो उसकी क्या बोला जाएगा, रेखिक बहुपद। बहुपद की घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद। बहुपद की घात अगर 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। बहुपद की घात अगर 0 है तो उसे नियत बहुपद बोलेंगे। अब हम बहुपद के शून्यांक के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बहुपद के शून्यांक के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का शून्यांक किसे कहते हैं, तो एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यांक कब कहलाता है, जब उस k को हम उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम।
तो इस प्रकार बहुपद की शून्यांक की डेफिनेशन है एक वास्तविक संख्या के यानी कोई भी संख्या हो सकती है, अगर कोई भी संख्या उस बहुपद पी एक्स एक बहुपद है को निरूपित कर रहा है तो पी एक्स का शून्यक है। कब वो शून्यक होगा, ये के जो है वो कब पी एक्स बहुपद पी एक्स का शून्यक कब होगा, यदि उस पी एक्स में एक्स के स्थान पर अगर हम के रखिए तो उसका मान क्या हो जाए, इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार फिर बहुपद के शून्य की डेफिनेशन एक तरह से ये भी कह सकते हैं हम कि चर एक्स के बहुपद में एक्स का वह मान जिसे उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, पूरा शून्य हो जाए, यानी चर एक्स के बहुपद में एक्स का वह मान जिसे उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का पूरा मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे क्या कर, उस मान को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसी प्रकार एक और ये डेफिनेशन जो अभी हमने लिखी थी, एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्यक है यदि पी के बराबर क्या हो, 0, यानी पी और एक्स के स्थान पर अगर के रखने पर, वास्तविक संख्या रखने पर उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब हम बहुपद के शून्य के गुण जो देखते हैं, इसमें जो पहला गुण जो है, इसका जो पहला नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी बनता है, साथ ही इसके आधार पर हम प्रश्नावली 2.1 को सोल्व करेंगे। पूरी प्रश्नावली इस अभिग्रहित या इसको मान सकते इस गुण के ऊपर आधारित है कि एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं, ग्राफ के रूप में है ना, ध्यान रखना, जब ग्राफ रहता है, कोई ग्राफ दिया रहता है, उसमें शून्य निकालने के लिए अगर हमें बोला जाता है तो फिर इसका यूज करते हैं हम कि एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं, बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि जो कोई भी ग्राफ जो दे रखा है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही क्या होते हैं, उसके शून्यक कहलाते हैं उस बहुपद के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2.1 प्रश्नावली जो है इसके ऊपर आधारित है कि अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो उतने ही क्या होंगे, उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो ये एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं। ये एक्स निर्देशांक शब्द ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक बहुपद पी एक्स के शून्यक किन बिंदुओं के रिक्त स्थान निर्देशांक होते हैं, तो किसके, एक्स निर्देशांक होते हैं, जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी y बराबर पी एक्स का ग्राफ किस अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम प्रश्नावली 2.1 में करेंगे। दूसरा गुण होता है कि घात 2 के बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं, तो 3 शून्यक होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रश्नावली 2.1 की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत जो ग्राफ दिए हुए हैं उसके शून्यकों की संख्या हमें बताना है। प्रश्नावली 2.1 की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। ये ग्राफ हमें दिए हुए हैं, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, इस शून्यकों की संख्या, इस बहुपद पी एक्स मतलब इस पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। मतलब बहुपद जो है उसके ग्राफ हमें दिए हुए हैं, बहुपद के ग्राफ हमें दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इन ग्राफों में बहुपद के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक नियम पढ़ा था, कि एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो केवल हमें एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं की संख्या में ज्ञात करना है, वही क्या होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। तो इसका फर्स्ट ग्राफ लेते हैं। देखो ग्राफ जो दे रखा है रेड कलर में जो दे रखा है वो ग्राफ है, रेड कलर में जो दे रखा है वो क्या है, ग्राफ है। तो ये जो लाइन है वो केवल y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कहीं से भी नहीं कर रही है। तो जब हमें पता है कि ग्राफ अगर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो ही उसके शून्यक बोले जाते हैं, जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि शून्यों की संख्या 0 होगी क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो लिख लेते हैं इसमें। तो इस प्रकार शून्यों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो इस पहले ग्राफ में शून्यों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 0, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरे ग्राफ में हम देखते हैं तो ये देखो रेड कलर में जो दे रखा है ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ जो देखो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके अलावा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। लिख लेते हैं इसको, ठीक है। शून्यों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तीसरा जो ग्राफ लेते हैं हम, तीसरा ग्राफ जो दिया हुआ है हमें, देखो ये जो ग्राफ है रेड कलर में ये जा रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये केवल एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये देखना है हमें। तो एक्स अक्ष को देखो, एक तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, y को प्रतिच्छेद कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें नहीं देखना, हमें तो केवल एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करते हुए देखना है। तो एक्स अक्ष को एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया और तीसरा बिंदु ये हो गया। तो इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो लिख लेते हैं इसको,
तो इस प्रकार ग्राफ मतलब शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक शख्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहा है। नेक्स्ट जो ग्राफ लेते हैं हम, नेक्स्ट ग्राफ में देखो ये जो रेड कलर में जो ग्राफ बना हुआ है ये एक शख्स को कितने बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहा है, तो 1 और 2 पर, तो इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। लिख तो इस प्रकार शून्यों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक शख्स को 2 बिंदुओं पर प्रतिशत करता है। नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ दे रखा है हमें, देखो ये रेड कलर का जो ग्राफ बना हुआ है ये एक शख्स को कितने बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहा है, ये एक शख्स है, तो एक शख्स को देखो एक तो यहाँ पे प्रतिशत कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कर रहा है, चौथा यहाँ पे, यानी 4 होंगे। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ग्राफ एक शख्स को 4 बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहा है। लिख लेते हैं, शून्यों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक शख्स को 4 बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहा है। लास्ट देख लेते हैं हम, ये रेड कलर का ग्राफ बना हुआ है, देखो यहाँ पे एक शख्स को कितने बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, कितने बिंदु आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ग्राफ एक शख्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिशत करता है। लिख लेते हैं, इस प्रकार शून्यों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक शख्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिशत करता है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 यही समाप्त होती है। ये प्रश्नावली से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए एक ग्राफ या 2 ग्राफ जरूर आते हैं इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझना है, इसको सोल्व करना है, अभ्यास करना है, नोट्स बनाना है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आपको मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके। आप व्हाट्सएप में भी अपनी प्रतिक्रिया, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही जिसने अध्याय 1 अभी तक नहीं समझा है वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अध्याय 1 के सारे वीडियो देखकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरे चैनल विनोद कुमार वासरमैन नाम से सर्च करके यूट्यूब पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जिसे ही नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके और जो भी वीडियो आप देखो उसको लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद।